वायदे हैं, कर्मचारियों के लिए घोषणा करनी बाकी है, निश्चित तौर पर वो वायदे भी पूरे होंगे। 7वें वेतन की जो बात है, मैं आपको ये बता दूं कि हमारा कर्मचारी पूरे राजस्थान में बिल्कुल निश्चिंत है कि 6वां वेतन जब आया था, केंद्र ने जैसे ही लागू किया, राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश था कि जिसमें सबसे पहले पूरे देश में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। और हमें ये उम्मीद है कि जैसे ही केंद्र में 7वां वेतन आएगा और राजस्थान की मुख्यमंत्री भी सबसे पहले उसको लागू करेंगे, हमें ऐसा विश्वास है और पूरा कर्मचारी ऐसा मान के चल रहा है। पूजा, यूथ के लिए कुछ रोजगार के अवसर या कहें कि टैक्सेस को लेकर के आप सीए भी हैं, ऐप डाउनलोड की बात कही, इसमें ऐप को ज्यादा उसमें कहा है कि टैक्सेस के लिए काफी सरलीकरण होगा, उस पर सारी जानकारियां भी होंगी, तो ई कॉमर्स या फिर है कि ई गवर्नेंस की और सरकार का ज्यादा ध्यान रहा, तो इसको बेनिफिट मिलेगा? हाँ, देखिए, बेनिफिट तो डिजिटाइजेशन जितना होगा उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, उतना इजी रहेगा, कंप्लायंस इजी रहेगा गवर्नमेंट के लॉज का, जो गवर्नमेंट की मतलब टैक्स के रूल्स हैं उसमें ऐप यूजर फ्रेंडली रहता है। ऐप तो आजकल जैसे युवा से भी इसको जोड़ के देखें तो स्टार्टअप्स हैं, उनमें भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब हटा दिया है, तो उनको भी ये सब यूज करना इजी रहता है। आजकल जो मोबाइल मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ने भी बहुत लाइफ को इजी किया है, तो उसमें क्या है कि जितना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने से अच्छा है कि वो ऐप में पूरा देख पाएंगे और उससे भी पूरा फायदा मिलेगा। इसके अलावा बजट की सबसे अच्छी बात है कि ये सेंटर के सिंक्रोनाइजेशन में है। तब जो सब फोकस सेंटर का था, जैसे 11th फाइनेंशियल ईयर प्लान का था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो उसको ही साथ लेकर के स्टेट ने काफी योजनाएं आगे बढ़ाई हैं। डिजिटल इंडिया हो गया, स्वच्छ भारत को भी इसके लिए भी अपना वो संकल्पबद्धता बताई है मुख्यमंत्री जी ने। और इसके अलावा स्किल इंडिया के तहत भी वो RSLDC के अंदर भी अलग अलग क्षेत्रों में स्किल्स की बात की है। टेक्सटाइल हो गया और शिल्पकार हो गए, दस्तकार हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स, अलग अलग क्षेत्रों में बात की। तो ये काफी अच्छा है कि इन जनरल स्किल के बारे में इतना फंड दिया, इसकी जगह उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग। तो युवाओं को माना जा सकता है, युवाओं का ध्यान रखा गया है? हाँ, युवाओं का काफी स्तर तक ध्यान रखा गया है। और फिर चलिए मैं वापस आपके पास हूं। नगेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। नगेंद्र जी, क्या माना जाए, आप तो खुद एक स्टूडेंट लीडर रहे हैं और अभी काफी एक्टिव हैं, यूथ के लिए इस बजट को काफी माना जा सकता है कि यूथ ओरिएंटेड बजट है? हाँ, प्रथम दृष्टया देखने पे तो यही लगता है कि बजट जो है वो यूथ ओरिएंटेड है, लेकिन जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पहले चूंकि इन्होंने 15 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और अभी इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 6 लाख युवाओं को हम रोजगार दे चुके हैं, लेकिन बजट के द्वारा या किसी भी तरीके से ये स्पष्ट नहीं कि किन क्षेत्रों में आपने उनको रोजगार दिया, ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। ये केवल फौरी तौर पर आप नहीं कह सकते कि आपने 6 लाख लोगों को रोजगार दिया। रिफाइनरी वाला इश्यू अगर हम ले लें तो रिफाइनरी वाले इश्यू पे जो जिस तरह का बयान घाटे का सौदा है, पूरा जो प्रदेश के जो युवा हैं उनकी नजर रिफाइनरी पे है, क्योंकि रिफाइनरी से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है बल्कि प्रदेश का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बढ़ेगा। हम रिसर्जेंट राजस्थान की बात करते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारी खुद की जो रिफाइनरी जो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा है, उसको लेकर पिछले 2 साल से असमंजस की स्थिति अभी तक विद्यमान है। तो निश्चित रूप से लगता है कि युवाओं को रोजगार देने की जो बात की जा रही है उसको लेकर प्रतिबद्धता सरकार की कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिखाई देती है। जहां तक स्किल डेवलपमेंट की बात है और जो दूसरे युवाओं से संबंधित रोजगार की जो बात कही गई है, प्रथम दृष्टया अच्छी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसका क्रियान्वयन किस तरीके से होता है उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उसके परिणाम हमारे सामने नहीं आएंगे उसके ऊपर हम बात नहीं कर पाएंगे, तब तक सिर्फ घोषणाएं हो जाना वो नाकाफी रहता है। चलिए, बस सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर क्रियान्वयन हो बजट का, ये सबसे बड़ी बात है। और बजट अच्छे ही होते हैं, यूथ काफी इससे खुश हैं, लेकिन जो 6 लाख रोजगार देने की बात कह रही है मुख्यमंत्री, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि ये बताया जाना चाहिए कि आखिर 6 लाख लोगों को रोजगार दिया कहां जा रहा है। टैक्सेस को लेकर के अनिल जी कहा है कि ऐप के जरिए आप काफी सहूलियत बना रहा होगा, सरलीकरण की बात कही गई है और निवेश आ सके उसके लिए भी उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि बिल्कुल एक अधिकारी जो हैं उनकी जिम्मेदारी तय होगी कि जो निवेशक आ रहा है उन्हें बिल्कुल एक सहज प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, सेल टैक्स जो वेट है वो सबसे बड़ा हमारा रेवेन्यू सोर्स होता है स्टेट का, वो भी है। और जो थोड़ी बहुत उन्होंने पीछे कैलकुलेशन जीएसटी फ्रेमवर्क में की थी, क्योंकि मोटे तौर पे इस साल नहीं तो अगले साल जीएसटी आएगा, तो उसमें कितना कंपनसेशन होगा, कैसे होगा,
क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, जो बजट जो प्लान है, वो करीबन पहले 1,38,000 करोड़ का था, अभी बड़ा होगा, इसके फिगर नहीं आए। तो उसमें निश्चित तौर पे सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स है हमारा सेल टैक्स होता है, और उसके जो ये गवर्नेंस ठीक करेंगे, टैक्स कलेक्शन ठीक करेंगे और चीजें ठीक करेंगे, तो उससे बजट का जो हमारा प्रोविजन है बढ़ेगा, लोग बाग आएंगे ज्यादा। तो निश्चित तौर पे ये चीजें जहां जहां बॉटल नेक्स होती हैं, जहां जहां कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको ठीक करने की कोई बात है और वो कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे मैं वापस आऊंगा सीएलपी लीडर यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन रामेश्वर डूडी इस वक्त सीधे मीडिया से मुखातिब और हम चलते हैं विधानसभा। मुख्यमंत्री ने आज बतौर एक वित्त मंत्री वर्तमान सरकार का जो तीसरा बजट प्रस्तुत किया, उसे देखकर सभी को निराशा हुई है। प्रदेश के किसान, गरीब, युवा, मजदूर, किसी भी वर्ग के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना और संकल्प इस बजट में प्रकट नहीं हुआ है। प्रदेश की बड़ी एवं आधारभूत परियोजनाएं और विकास की कठिन चुनौतियां से सरकार ने बचने का पूरा प्रयास किया है। इस तरह मुख्यमंत्री जी ने एक औसत और सतही बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में जहां निवेश और उद्योग और रोजगार की अपार संभावनाएं हो, कृषि और पर्यटन जहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार हो, राजस्थान जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग फोकस किया कि उन्होंने 2 वर्ष में जो किया वो कांग्रेस शासन के शुरू के 2 वर्षों की उपलब्धियों से कहीं अधिक है।